हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रतिभा और आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम बात करें तो सीटेट क्या होता है, सीटेट कौन दे सकता है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। थोड़ा इसमें हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि जो हमारे न्यू लर्नर हैं उनके माइंड में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इस बात की रहती है कि क्या सीटेट पास करने के बाद हम तुरंत टीचर बन जाएंगे, क्या मतलब एक ऐसा एग्ज़ाम देने के बाद हम डायरेक्ट गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो ये जितनी भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, अब तो आप जानते भी हैं कि सीटेट में एक डबल पावर आ गया है सीटेट के अंदर। वो क्या है पावर, इसके बारे में भी मैं बताऊंगी कि आखिरकार हमारे लिए सीटेट कंपलसरी क्यों हो गया है, हमारे लिए सीटेट पास करना ज़रूरी क्यों हो गया है। क्योंकि अगर आप समझें तो सीटेट के बारे में अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी वो तो ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा हमें एडवांस पढ़ना पड़ेगा। वो किस लिए, इस बारे में भी मैं बात करूंगी, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि सीटेट से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं और जितने भी दिमाग में आपके क्वेश्चन चल रहे हैं वो सारे क्वेश्चन का सलूशन मैं आज इस वीडियो में आपको दे सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहली बात तो हम बात करें व्हाट इज सीटेट एग्जाम, क्या है सीटेट एग्जाम, क्यों देते हैं हम इस सीटेट एग्जाम को, क्यों जरूरी है हमारे टीचर बनने के लिए। तो आपको बता दें सीटेट मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी एक तरीके से अगर हम कहें तो ये सेंटर की वैकेंसी होती है जहाँ पे आप स्टेट के साथ साथ सेंटर में यानी अदर स्टेट में भी आप सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये एक तरीके का क्या है, राष्ट्रीय स्तर का पात्रता परीक्षा है। राष्ट्रीय स्तर की ये क्या है, पात्रता परीक्षा है, ठीक है। जहाँ पे हमें केवल इसको क्वालिफाई करना होता है और क्वालिफाई करने के लिए हमें चाहिए होते हैं 90 मार्क्स यानी 60%। और अदर वालों के लिए यानी ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए आपको चाहिए होते हैं 82 मार्क्स यानी 55%, राइट। तो ये जो एग्ज़ाम होता है ये एक तरीके से एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, एक पात्रता परीक्षा होती है जिसको कौन कंडक्ट करवाता है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई। ये आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है, यानी ये क्या करती है, ये परीक्षा आयोजित करवाती है। तो यहाँ पर यह परीक्षा सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए जरूरी होती है। अगर आपको गवर्नमेंट में टीचर बनना है तो आपको सीटेट एग्जाम देना कंपलसरी है, तभी आप गवर्नमेंट में टीचर बन सकते हैं। लेकिन अगर हम स्टेट के मतलब जैसे अपने राज्य की बात करें तो वहाँ पे आपका टेट मांगा जाता है, लेकिन अगर आपको अदर स्टेट में भी अप्लाई करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि ये सेंटर की होती है ना, इस वजह से। अब तो यहाँ पे ये भी मुसीबत हो गई है कि अब केवल गवर्नमेंट में नहीं, अब तो प्राइवेट में भी आपका सीटेट मांगा जाता है, यानी गवर्नमेंट विथ प्राइवेट दोनों में आपका सीटेट कंपल्सरी है। अभी मैंने पिछली वीडियो में ही बात की थी कि जहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि अब प्राइवेट में भी अगर आपने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है तो आप टीचर नहीं बन सकते। यानी अब तो एक तरीके से आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, गवर्नमेंट ने छोड़ा है कि आपके पास कोई ऑप्शन हो कि आप इसको ना करके कुछ, क्योंकि पहले तो ये था कि भाई अगर हमारा गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो हम प्राइवेट में पढ़ा लेंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल इतने अच्छे अच्छे हो गए हैं जहाँ पे सैलरी भी आजकल बहुत बढ़िया दे रहे हैं, हम वहाँ पढ़ा लेंगे। लेकिन अब तो आपके पास वहाँ का रास्ता भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया कि भाई साहब अब आप वहाँ भी नहीं जा सकते, यानी पढ़ाना आपको यही है। तो कहने का मतलब आपको चाहे जहाँ पढ़ाना हो लेकिन आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। भाई आप टीचिंग लाइन में जा रहे हैं तो आपको सीटेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो अब इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो जानेंगे क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है, इम्पोर्टेंस क्यों है। इम्पोर्टेंस तो अभी ही मैंने आपको बता दी कि हमारे लिए सीटेट की इम्पोर्टेंस क्या है, कि भाई अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। नो ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन नहीं है कि मतलब आपके पास एक ऑप्शन ऐसा हो कि नहीं, अगर हम सीट मतलब पढ़ाना चाहते हैं, भाई बहुत से स्टूडेंट होंगे जो शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक पहले से ही उन्होंने अपना एम बना रखा होगा, सपना देखा होगा शिक्षक बनने का। तो अगर आपने सपना देखा है और आपको वो सपना पूरा करना है तो आपको सीटेट एग्जाम देना पड़ेगा। चलिए अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने बात कर ली कि कौन करवाता है। ये एक जो आपकी
सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप विजिट करके सारी चीज़ें देख सकते हैं, वो है ctet.nic.in, ठीक है। और ये परीक्षा का स्तर क्या होता है, राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा होती है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, पात्रता मापदंड की बात करें, तो यहाँ पे कोई भी प्रतिबंध नहीं है आयु सीमा पर, यानी आपको एज को लेकर कोई भी प्रतिबंध नहीं कि आप कितने ईयर के हैं तो आप ये पेपर दे सकते हैं, इस बात पे कोई नहीं है। राष्ट्रीयता की अगर हम बात करें तो आप भारतीय होने चाहिए, आप इंडिया के होने चाहिए। अगर आप भारतीय हैं तो आप ये एग्जाम देंगे। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। तो भाई 50% अंक से आपने इंटर क्वालिफाई किया हो तो आप ये पेपर दे सकते हैं। डिप्लोमा या स्नातक, तो कहने का मतलब ये है कि ग्रेजुएशन तो चलो होता ही है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो डीएलएड आपका जरूरी होता है। क्या होता है आपका डीएलएड, जिसको हम बीटीसी कहते हैं, और बीएड, ठीक है। तो अगर प्राइमरी के लिए होता है तो आपका डीएलएड मांगता है, और अगर हम अपर प्राइमरी की बात करते हैं तो बीएड भी मांग लेते हैं, यानी जूनियर के लिए थोड़ा सा होता है तो आपका बीएड भी चलता है। लेकिन अगर हम स्पेशली अगर हम बात करेंगे 1 से 5 तक के लिए तो आपका डीएलएड होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो डीएलएड आप एनआईओएस से भी आपका वैलिड माना जाता है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम सब लोग वीडियोस तो बनाते हैं लेकिन एनआईओएस वालों का ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो लोग बहुत डरे से रहते हैं कि कहीं हम लोग को एग्जाम से बाहर न कर दिया जाए। तो अगर आपको बता दूं तो जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड कर रखा है वो लोग भी वैलिड हैं इस चीज के लिए, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और टीचर बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो सीटेट एग्जाम है कितने साल वैलिड होता है, तो पहले अगर हम बात करते इस बारे में तो हम आपको बताते कि 7 ईयर वैलिड रहता है। लेकिन अब वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो सीटेट लाइफ टाइम के लिए हो गया। क्या हो गया है, लाइफ टाइम के लिए ये वैलिड है, यानी अब एक बार आप अगर सीटेट दे देते हैं तो आपको बार बार सीटेट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक बार में ही खत्म। मतलब अगर एक बार आपने दे दिया, और आपको पता है कि ये ईयर में 2 बार होता है, यानी आपका जून में भी होता है और दिसंबर में भी होता है, ठीक है। तो जून का पेपर आने वाला है, जल्दी ही इसका फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, और दिसंबर में होता है, यानी साल में कितनी बार होता है, साल में आपका 2 बार ये एग्जाम होता है। अभी तक ये ऑनलाइन हो रहा था, लेकिन अब ये क्या हो गया है, ऑफलाइन हो गया है। ऑनलाइन में कुछ हो सकता है प्रॉब्लम है, लेकिन ऑफलाइन में, लेकिन मुझे लगता है कि ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है ऑनलाइन की अपेक्षा। ऑनलाइन भी बेटर होता है, उसमें थोड़ा सा गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और आपका रोल नंबर भी आराम से हो जाता है। लेकिन ओमार सीट में थोड़ा सा कभी कभी बच्चों को दिक्कत हो जाती है, घबराहट में वो लोग क्या कर देते हैं, ऑप्शंस गलत कर देते हैं, और कई बार रोल नंबर भी गलत भर देते हैं। तो वो जो गोला भरने वाला होता है ओमार सीट में, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ये सिस्टम नहीं होता है। ऑनलाइन में तो आपने टिक किया और टिक करने के बाद आप नेक्स्ट चले गए, आपने साइड में देख लिया कि हाँ पूरे फिल हो गए हैं, तो कोई टेंशन नहीं रहती है। लेकिन ऑनलाइन में बस ये रहता है कि कंप्यूटर आंखों के सामने पूरे समय रहता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं दिन रात पढ़ाई करते हैं, आंखों में भी प्रॉब्लम होती है और इरिटेशन होने लगती है बहुत जल्दी। तो इस वजह से बच्चों का पूरा पेपर करने में, क्योंकि पता भी है सीटेट का पेपर लेंदी आता है क्योंकि पेडागोजी होती है, तो पेडागोजी होने की वजह से क्या होता है, आपको बहुत पढ़ना पड़ता है ना। अब पढ़ने की वजह से क्या होता है, इरिटेशन होती है पूरे टाइम फोकस होने की वजह से। और आराम से कहते हैं ना कि हमको कोई चीज़ हम जब घर पे भी पढ़ते हैं तो हमें कॉपी पेन अपने पास रख के लिखने की आदत बड़ी होती है, तो जब हम कोई चीज़ सॉल्व करते हैं कुछ भी हो तो उसको हमको लिखने की आदत होती है, वहाँ ये थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है। बाकी ऑफलाइन बेटर है ऑनलाइन की अपेक्षा मेरे हिसाब से। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना कमेंट में बता सकते हैं। कितनी बार दे सकते हैं, इसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अगर आप के मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते भी हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं, या मतलब मार्क्स उतने आ भी जाते हैं, भाई क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, 90 और 82 है ना। 90 होता है जनरल वालों के लिए, यानी जो सामान्य वाले होते हैं उनके लिए 90 होता है, और जो ओबीसी एसटी एसटी वाले होते हैं उनके लिए 82 होता है। तो इतने मार्क्स में आपका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे के इतने मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन उनको चाहिए नंबर गेन, क्योंकि
भाई उनका भरोसा नहीं ना, कि अगर मान लो कि सिलेक्शन हो, आगे जाके आप केवीएस, DSSS बीपीएससी का एग्जाम देंगे, तो हो सकता है इसके मार्क्स भी काउंट हो, तो इसलिए थोड़ा सा मार्क्स ज्यादा ही लेके आना है, तो वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि सेफ स्कोर मतलब केवल पासिंग मार्क्स के लिए नंबर लाना मुझे नहीं लगता बेटर है, उससे ज्यादा अगर नंबर लाओ तो बेटर है। बाकी पास होना अभी फिलहाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कि हम क्वालिफाई कर जाएं, बाकी तो हम। और ऐसा नहीं है कि आपने सीटेट का एग्जाम दे दिया उसके बाद आप डायरेक्ट टीचर बन जाओगे। तो यहाँ पे ये चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि सीटेट एग्जाम देने के बाद ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। क्वालिफाइंग पेपर देने के बाद आपको, आप केवीएस, DSSS, ठीक है। और अगर हम बात करें बीपीएससी हो गया है ना, अब तो बीपीएससी जो Tier 4 है उसका अब धीरे धीरे आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, क्योंकि जो Tier 3 की थी वो वैकेंसी फिल हो चुकी हैं। जहाँ पे 82 वालों का मामला भी चल रहा था, वो भी मे बी जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। बाकी और लोग की काउंसलिंग हो चुकी है। तो यहाँ अगर हम बात करें, सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप ये सारे फॉर्म्स भर सकते हैं, ये चीज होता है ना। और अदर स्टेट में भी आप कहीं पे भी सीटेट के थ्रू, अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है, तो आप अगर अदर स्टेट में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, है ना। जैसे रीट वगैरह के भी पेपर, लेकिन अब क्या है कि बहुत सारे जो क्या कहते हैं स्टेट हैं, वो लोग सीटेट को मान्य नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने झारखंड वाला मामला देखा था, तो जो झारखंड वाला मामला था, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया था कि हम टेट को वैलिड मानेंगे जिन्होंने झारखंड टेट कर रखा। भाई अपने अपने स्टेट का सबका टेट होता है, ठीक है। जो टेट का एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब सिलेक्शन होगा। तो वहां पे सीटेट वालों को हटा दिया गया था कि भाई सीटेट वाले वैलिड नहीं है, और उन्होंने झारखंड टेट को वरीयता दी थी। तो वहां पे थोड़ा सा ये वाली दिक्कत हो गई थी। बाकी अन्य जगह है अगर हम बात करेंगे, तो केवीएस है, DSSS भी है, बीपीएससी वगैरह है। यहाँ आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। तो ये टीचर बने, सुपर टेट वगैरह भी होगा, लेकिन वहां पे भी देखो किस चीज का मांगता है। लेकिन अगर स्टेट का होगा जैसे, तो ये यूपी टेट का ही मांगता है फिर, है ना। क्योंकि अब देखो, अब अलग अलग लोग अलग अलग अपनी चीजें हटा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो झारखंड ने ये कह दिया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बाकी इतना तो आपको भी पता है कि टीचर बनना आसान काम नहीं है, अब तो और डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई है। जानते हैं कि सीटेट में 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट जो 1 से लेकर 5 तक के लिए होता है, और जो पेपर सेकंड होता है वो होता है 6 to 8 के लिए, ठीक है। तो 2 पेपर होते हैं, ये होता है पहला वाला प्राइमरी के लिए, और ये जो दूसरा होता है ये अपर प्राइमरी के लिए होता है। मैं बता दूं, मैं अभी तक 6 to 8 की टीचर ही थी गवर्नमेंट में। तो वहाँ जो जूनियर बच्चे होते हैं 6 to 8 के, काफ़ी मतलब अब गांव एरिया में स्कूल ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको जो अब ये चीज़ हो गया है कि आपको पेपर सेकंड क्वालिफाई करना पड़ेगा इसके लिए। और अगर आप प्राइमरी के लिए, तो आपको पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि केवल फर्स्ट क्वालिफाई करने से ही काम चल जाएगा। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि पेपर सेकंड भी क्वालिफाई। और तो पेपर सेकंड में एसएसटी और साइंस और मैथ होता है, ठीक है, साइंस और मैथ होता है। तो यहाँ पे 60 नंबर की ये भी चीज़ आती है। तो अगर आप एसएसटी यानी सोशल साइंस पे अगर आप वर्क करेंगे और उस पर मेहनत करेंगे, तो आराम से आपका क्वालिफाई हो जाएगा। देखो, मैं ये एक ट्रिक बताऊंगी आपको, जितना अगर इतना पढ़ लोगे तो आपका क्वालिफाई आराम से हो जाएगा। सबसे पहला तो सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, और इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है आपका पेडागोजी। अगर आपने यानी शिक्षण शास्त्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षण शास्त्र, तो अगर आपने पेडागोजी में ध्यान दिया तो हर सेशन में 15-15 नंबर की आपको पेडागोजी मिलेगी हर सेक्शन में। तो अगर आपने केवल पेडागोजी में ही अगर ध्यान दे दिया, तो आप अच्छा खासा नंबर गेन कर सकते हैं और पास हो सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज पेडागोजी का होता है। और सीडीपी में आपके जो मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, इन सब से जो आपने डीएलएड में पढ़ रखा है, वही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि जब आप डीएलएड कीजिए तो ध्यान से कीजिए, है ना, मेहनत से कीजिए, ताकि आगे जाके आपका प्रोसेस आसान हो सके। भाई आप एक मतलब 1 से 5 तक वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, वो इतना बहुत अधिक जानते नहीं हैं,
आपको उनको अंडरस्टैंड करके समझ विकसित करके पढ़ाना रहता है। तो इस वजह से ये जो पेपर होता है एक आपका समझ को टेस्ट करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, अगर मैं सेकेंड पेपर की बात करूंगी एसएसटी की, तो आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, ठीक है, एनसीईआरटी। और ईवीएस के लिए भी आप एनसीईआरटी ही पढ़िएगा। दोनों चीज़ों के लिए आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी से हूबहू छपता है पेपर। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फंसते भी हैं और एक तरीके से आपको पैटर्न भी पता चल जाता है। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। मैंने आपको बताया एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी फॉलो करो, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, और पेडागोजी, ठीक है। पेडागोजी अगर करोगे तो ये जो 3 चीजें हैं ये आपको आराम से पास करवा देंगी। पास क्या करवा देंगी, अच्छा खासा नंबर भी आप गेन करोगे। तो अगर इन चीजों का ध्यान दोगे तो आराम से आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और इस बार तो बिल्कुल भी मतलब इसको लाइटली मत लेना चीजों को कि नहीं हो जाएगा ऐसे ही पास हो जाएंगे। अगर आप डीएलएड के बाद फर्स्ट टाइम भी इस चीज को ट्राई कर रहे हैं तो भी शिद्दत से कीजिए, क्योंकि बात ये होती है कि अब आगे जाके किसी का कोई भरोसा नहीं है कि मान लो गवर्नमेंट ने अभी ये चीज निकाल दी कि भाई प्राइवेट में भी आपको सीटेट चाहिए होगा, तो अगर मान लो आगे जाके इसने थोड़ा और डिफिकल्टीज लेवल बढ़ा दी, निगेटिव मार्किंग कर दी, तब तो आपकी टेंशन और बढ़ जाएगी। तो अपनी टेंशन ना बढ़ाने की बजाय आप कोशिश कीजिए, चाहे वो बच्चे लास्ट सेमेस्टर वाले हों जो डीएलएड कर रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर में भी आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं, वो भी वैलिड माना जाता है। तो अगर आप लास्ट सेमेस्टर में भी हैं तो भी आप अप्लाई कर दीजिए और अच्छे से थोड़ा सा इसका पैटर्न देखिए, तैयारी कीजिए। और इसकी तैयारी तो मैं ऑलरेडी करवा रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करा रही हूँ, आपको प्रैक्टिस भी धीरे धीरे कराई जाएगी, थ्योरी भी हम कर ही रहे हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो धीरे धीरे सारी चीज़ें सीटेट की कंप्लीट होंगी। और अभी तो हमने टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट किया है ताकि यहाँ पे क्या हो कि आपको पीडीएफ भी मिले, आप क्विजेस भी करो और अपने डाउट्स जो हैं डिस्कशन के थ्रू अपने जो क्वेश्चन हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो मैंने इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके आप क्लिक करके इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको जितनी भी क्लासेस होंगी उनसे रिलेटेड जो भी पीडीएफ वगैरह होंगे, क्विजेज वगैरह होंगे, वो आपको वहीं पे मिलेंगे। तो आपकी तैयारी और भी स्ट्रांग होगी, क्योंकि हम वहाँ प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो इसलिए उस चैनल को, ये जो टेलीग्राम लिंक मैं आपको दूंगी, उसको जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। देखो एक शिक्षक होने के नाते, और चाहे आप तो अपना दोस्त समझ सकते हैं, दोस्त होने के नाते भी मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आजकल की वर्तमान लाइफ में नौकरी पाना एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है, क्योंकि नौकरी आसानी से नहीं मिल रही है। हम 10 लोगों की बात सुनते हैं, 10 जगह भागते हैं, इधर उधर भागने में ही हमारी आधी जिंदगी निकल जाती है, टाइम वेस्ट हो जाता है। एक एम बना के चलिए कि मुझे करना क्या है और उस एम पर फोकस कीजिए। तो मेरा मानना यही है कि हर लोगों की वीडियो देखो फिर उन चीज़ों में मंथन करो, उससे अच्छा है कि जब आपको डायरेक्टली एक आगे का रिस्क लेने से अच्छा है कि आप सीटेट को अच्छे से मेहनत करके इन तीनों चीज़ों में, यानी प्रीवियस ईयर पेपर, आपका क्या कहते हैं, आपका एनसीईआरटी, आपका पेडागोजी, इन 3 चीज़ों में अगर आप ध्यान दोगे तो आराम से हो जाएगा। और चौथी चीज़ लास्ट में ऐड करूंगी, मॉक टेस्ट अगर दे सकते हो तो मॉक टेस्ट दे ले, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से ये होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट में ये होता है, सीटेट का पेपर में पेडागोजी आती है थोड़ा सा लेंदी, जिसको पढ़ते पढ़ते ही हमारा आधा समय निकल जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा आधा पेपर भी छूट जाए। बहुत से बच्चे हैं, जब हम लोग भी सीटेट का एग्जाम देने के लिए स्टार्टिंग में, जब हम लोग स्टूडेंट थे, टीचर का मतलब सीटेट का एग्जाम देने के लिए गए, तो बहुत से बच्चों ने कहा मेरे क्वेश्चन इतने छूट गए, मेरे क्वेश्चन इतने छूट गए। किस लिए छूट गए? क्योंकि टाइम कम पड़ गया। हमने क्वेश्चन किया है लेकिन लास्ट के क्वेश्चन छूट गए, क्योंकि हमने टाइम का ध्यान नहीं दिया, पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन इतना समय हो गया। तो बड़ा बुरा लगता है ना कि ऐसा एग्जाम जहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है, हो सकता था कि हम लास्ट में वो फिल कर देते, कुछ नंबर तो मिल ही जाते। तो ये जो दिक्कत होती है बहुत बड़ी दिक्कत है और हल्की दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस मॉक टेस्ट करना जरूरी है। या तो फिर आप अगर प्रैक्टिस वगैरह ले रखा है आपने कुछ, या यूट्यूब से कर रहे हैं, जैसे भी आप कर रहे हैं, तो आप टाइमिंग सेट करके कीजिए।
ताकि उतने टाइम में, आपको पता है कि 150 मार्क्स का होता है ये, तो वहाँ उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी। वैसे मैंने सिलेबस की वीडियो बनाई है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो देख लो। वहाँ पे मैंने पूरा बताया कि कितने मार्क्स होते हैं और कैसा क्या पैटर्न रहता है, एवरीथिंग। तो वो जाके देख लोगे तो उसमें आपको और आसानी होगी। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर मेरी मेहनत थोड़ा सा भी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो इस चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरे चैनल में वीडियोस वगैरह आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।